हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कृषि और इस चैप्टर का हमने एमसीक्यू कर रहे हैं। और इस चैप्टर के का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 10th क्लास की एसएसटी वाली, एमसीक्यू वाली भी और थ्योरी वाली भी दोनों प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। आप उन दोनों पर क्लिक कर देख सकते हैं। थ्योरी देखनी है थ्योरी देख सकते हैं, एमसीक्यू देखने हैं एमसीक्यू देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की थ्योरी और एमसीक्यू दोनों बहुत अच्छे से और डिटेल में कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कॉफ़ी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है वो हमें पहचानना है। ए है, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। बी है, कॉफी की खेती की शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ियों से की गई थी। सी है, वर्तमान में कॉफी की खेती नीलगिरी की पहाड़ियों में भी की जाती है। और डी है, भारत में दार्जिलिंग कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो सही नहीं है वो हो जाएगा डी। भारत में, भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत चाय, भारत में जो दार्जिलिंग है, जो दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो चाय के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कॉफी के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए दार्जिलिंग, और कॉफी के लिए नहीं है। कॉफी जो उगाई जाती है वो बाबा बुदन की पहाड़ियों में और नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, और मोस्टली जो भारत में कॉफी उत्पादक राज्य है, ठीक है, ज्यादातर जो कॉफी उगाई जाती है कौन से राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथन किस फसल से संबंधित है? पहला है, यह एक रोपड़ की फसल है। दूसरा है, इसका पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। तीसरा है, इसे उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चौथा है, भारत में यह फसल असम और पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। अब देखो, असम और पश्चिम बंगाल में कौन सी फसल उगाई जाती है, यहाँ से आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, कौन सी फसल उगाई जाती है? और ये रोपड़ की भी फसल है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया ऑप्शन चाय वाला। ठीक है, चाय उगाई जाएगी ना, है ना। असम में और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है? चाय। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखा है राज्य के नाम, सूची 2 में दे रखा है फल। ठीक है, और ये आपकी बुक में दे रखा है एक कॉलम। ठीक है, उसमें लिख रखा है। तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो मैं आपको पेज नंबर बता सकती हूँ। देखो, पेज नंबर 43। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में। और न्यू में कौन सा है वो मुझे नहीं पता है। अभी हाल फिलहाल मेरे आसपास जो बुक रखी है वो उस जो पुरानी एनसीईआरटी है वो रखी है। और पेज नंबर है 43। तो प्लीज आप इसको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन से राज्य में कौन सा फल का उत्पादन किया जाता है या कौन से फल को उगाया जाता है। ठीक है, तो पहला है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सा फल उगाया जाता है? वो है देखो, महाराष्ट्र में तो सबसे अच्छे प्रकार के आम उगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आम उगाए जाते हैं। और सेब कहाँ उगाए जाते हैं ये सबको पता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पर सेब की खेती होती है। नागपुर में क्या उगाया जाता है? देखो, एक आध चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो, मुझे भी पता रहे कि आप लोगों को पहले से कुछ चीजें पता होती हैं या नहीं होती हैं। तो नागपुर में उगाया जाता है आपका संतरा। ठीक है, क्या? संतरा। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो प्रसिद्ध है वो है अंगूर के लिए। ठीक है, तो सही विकल्प का हमें चयन करना है आगे। तो सही विकल्प है पहले का दूसरा। ठीक है, और दूसरे का चौथा। पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, और दूसरा का चौथा, और तीसरे का ए। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। रबर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए है, इसके लिए शीतोष्ण कटिबंध जलवायु की आवश्यकता होती है। बी है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है की आवश्यकता होती है। सी है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। डी है, भारत में रबर केरल, तमिल, अंडमान निकोबार और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाई जाती है। तो हमें गलत वाला देखना है, और इसका जो ऑप्शन गलत है वो हो जाएगा पहला। देखो, ये जितना भी टेम्परेचर दे रखा है या बारिश दे रखी है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये कौन, कहाँ का होगा? ये 0 डिग्री अक्षांश के आसपास वाले इलाके में उगाई जाती है रबर। ठीक है, कौन सा?
0 डिग्री अक्षांश के आसपास वाले इलाके में क्या उगाई जाती है, ये रबर उगाई जाती है। तो ये शीतोष्ण कटिबंध नहीं होगा, ये उष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, उष्ण कटिबंध। और ठीक ठाक बारिश की जरूरत होती है, 200 सेंटीमीटर तो सबसे अधिक बारिश में नापते हैं। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो भी ठीक ठाक चाहिए होता है, तो ये रबर होती है। और ये भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया है और मॉरिशस है, ये जितने भी देश हैं उन सब में ये रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो इसके लिए ही अच्छी है। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित में से कौन से रेशेदार फसलों के उदाहरण हैं। रेशेदार, पहला है कपास, दूसरा है जूट, तीसरा है सन, चौथा है प्राकृतिक रेशम। ठीक है, तो रेशेदार फसलों के बारे में इन्होंने पूछा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जूट, सन जो है और रेशम ये होंगे। ठीक है, जबकि आप गलत सोच रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि ये चारों ही कौन सी फसलें हैं, रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, जबकि इन तीनों को उगाया जाता है कृषि के रूप में। और जबकि ये चौथा जो है प्राकृतिक रेशा जो है, इसके कीड़े पाले जाते हैं। ठीक है, वो जो कीड़े होते हैं उनके थूक से रेशम तैयार किया जाता है। जैसे मकड़ी जाला बुनती है ना, उसी तरह से रेशम के कीड़े होते हैं, उनको पालते हैं, तो वो उनके मुंह से जो निकलता है लिक्विड, वो धागे के रूप में आ जाता है। ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने खुद कई सारे सरकारी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथन किस फसल से संबंधित है। पहला है इस पौधे का मूल स्थान भारत है। दूसरा है यह फसल का, काली, ठीक है ये टाइपिंग मिस्टेक है, काली मिट्टी में उगाई जाती है। ये फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, काली मिट्टी में उगाई जाती है। तीसरा है 210 पाला रहित दिन तथा खिली धूप की आवश्यकता होती है। और चौथा है यह एक खरीफ की फसल है। तो ये किस फसल से संबंधित है वो हमें बताना है। पहला है जूट, ए, बी है कपास, सी है चावल, डी है कॉफी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और लगभग 6 से 8 महीने में ये फसल बनकर तैयार होती है। ठीक है, ये एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि 6 से 8 महीने इसको लग जाते हैं फसल को तैयार होने में। ये काली मिट्टी में उगाई जाती है। और राज्य है आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, और आपका जहां जहां भी काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर ये फसल उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने कृषि सुधार तथा अधिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। ए है हरित क्रांति, बी है किसानों को तकनीकी सहायता, तकनीकी जो लिखा है वो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तकनीकी सहायता, और सी है ग्रामीण बैंकों की स्थापना, डी है ये सभी। तो भारत सरकार ने कृषि में सुधार करने के लिए ये सभी सुधार किए हैं और सभी कदम उठाए हैं। और हरित क्रांति कब स्टार्ट की गई थी भारत में, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में किस किस को पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो भी सबसे पहले बताएगा उसका नाम मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ठीक है, तो प्लीज इसको बताना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ताकि जी का न आएगा। क्वेश्चन नंबर है 29, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जो गलत है वो हमें बताना है। ए है महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी, बिल्कुल सही है। बी है, देखो ये भादान लिख दिया है, ये भूदान आना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। भूदान, ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है कि भूदान और ग्राम दान को रक्तहीन क्रांति बोला गया क्योंकि इसके लिए कोई आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं हुई, कोई खून खराबा नहीं हुआ। और जो बड़े भूमि भूमि वाले लोग थे, जो जिनके पास बड़े बड़े भूभाग थे, बड़े बड़े गांव में उनकी भूमि थी, उन्होंने मतलब स्वयं की सहमति से ही उन्होंने क्या किया, लोग जो गरीब जनता थी उसको भूमि दान में दे दी। कई लोगों ने पूरे के पूरे गांव दान में दे दिए कि ठीक है भाई, इस गांव में जो लोग जिस खेत पर खेती कर रहे हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, कुछ सरकार ने भी ये नियम बनाए उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये आंदोलन चल रही थी भूदान और ग्रामदान, क्योंकि सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म कर दी थी और इस तरह की चीजें खत्म कर दी, साहूकार वाली व्यवस्था खत्म करी थी उस टाइम पे, ताकि जो किसान है वो स्वतंत्र हो सके और अच्छे से अच्छी फसल उगा सके, है ना, और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो सके। तो उसके लिए सरकार भी कदम उठा रही थी। और जो लोग थे, जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, जो उस समय पैसे वाले लोग थे, वो भी बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे थे
गरीब लोगों को उभारने के लिए। तो ये देखो एक बहुत बड़ी दिल की बात है कि आपके पास इतनी सारी ज़मीन है और आप ऐसे ही फ्री में सब लोगों को दान में दे रहे हैं कि कोई बात नहीं भाई, आप दान में ले लीजिए और आप इससे अपना भरण पोषण कीजिए। तो ये जो बोला गया ये रक्तहीन क्रांति के नाम से बोला गया। और नेक्स्ट है सी, श्री रामचंद्र रेड्डी ने भूदान की शुरुआत की। तो ये आंदोलन चल रहे थे, लेकिन सबसे पहले जो भूदान किया, ठीक है, लगभग 80 एकड़ जमीन इन्होंने भूदान में दी थी। जो सबसे पहले जो भूदान दिया था वो रामचंद्र रेड्डी जी ने दिया था। ठीक है। डी है, गांधी जी ने भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत की थी। देखो, भूदान और ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी, गांधी जी ने की थी। ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। ठीक है, यानी कि इस तरह की अवधारणा दी थी कि जो गांव है उनमें स्वराज होना चाहिए। ठीक है, स्वराज यानी कि वो किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, वो किसी के गुलाम नहीं होने चाहिए, जो किसान। ठीक है, इस तरह से उन्होंने आंदोलन चलाया था। जब गांधी जी की मृत्यु होगी उसके बाद जो हमारे विनोबा भावे थे, उन्होंने इस विचारधारा को, इस अवधारणा को जीवित रखा और आगे उन्होंने आंदोलन चलाए। और जैसे जैसे वो गांव दर गांव गए, लोगों की समस्याएं सुनी, तो लोगों ने ये बताया कि भाई हमारे पास खेती ही नहीं है, हम कैसे करें। तो फिर वहां से उन्होंने भूदान और ग्रामदान के लिए आंदोलन तेज कर दिए और लोगों को भी समझ में आया। जो आजादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी, उन्होंने, काफी लोगों ने ग्रामदान और भूदान दिया। तो जो जो ये आंदोलन की शुरुआत की थी वो गांधी जी ने नहीं की थी, वो की थी विनोबा भावे जी ने। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आगे हम फिर चैप्टर करेंगे, शायद उद्योग वाला चैप्टर है और बहुत लेंदी चैप्टर है, 3-4 पार्ट में लगभग होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल 10 क्लास के लिए बल्कि आप टीजीटी, पीजीटी, सीटेट में भी आगे से ये होगा। शायद पीजीटी लेवल का जो सीटेट होगा उसमें 9th और 10th का सिलेबस आएगा, मे बी ये संभावना है। और आपके पीजीटी, टीजीटी, केवीएस सब में से सभी एग्जाम में उस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। और देखो, एनसीईआरटी पूरी ही इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी आपको कमी लगती है मेरी वीडियो में तो प्लीज आप खुलकर बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप मेरी बुराई मत कीजिए, आप मेरे लिए गलत मत बोलिए। तो ठीक है, आपको जो भी गलत लगता है या सही लगता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करो। अगर कुछ कमियां हैं, ठीक है, वाकई में कमियां हैं, कोई टेक्नोलॉजी में कमी है या मेरी कोई पढ़ाने में कमी है, तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छा मैं स्टडी मटेरियल दे सकूं। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी आपको गलत लगता है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और लाइक करना नहीं भूलना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और लाइक करना नहीं भूलना है, प्लीज़ लाइक करके जाया करो।